हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी लेट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज के हमारे सेशन में कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन इन्हेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा है कि जो कि सबसे कम, लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, सबसे कम महत्वपूर्ण है बच्चों के स्पीकिंग स्किल्स, बोलने के कौशल को इन्हेंस करने के लिए, सुधारने के लिए। मतलब कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो बच्चों के स्पीकिंग स्किल, बोलने के कौशल को सुधारने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। ए कह रहा है आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछना जो क्लोज एंडेड हो। बी कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशंस ऑन ए गिवन टॉपिक, मतलब एक टॉपिक दे देना और उस पर बच्चों को कहना कि वो डिस्कस करें। सी कह रहा है लिसनिंग पेशेंसली टू चिल्ड्रंस टॉक, मतलब बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना। डी कह रहा है गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको मौका देना कि वो अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट कर पाएँ, उनकी अभिव्यक्ति कर पाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमसे पूछा है सबसे कम क्या इंपॉर्टेंट होगा स्पीकिंग स्किल को इन्हेंस करने के लिए। तो देखिए इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशंस ऑन ए गिवन टॉपिक, अगर आप किसी टॉपिक को दे करके उस पर डिस्कशन कराएंगे, वाद विवाद कराएंगे, तो इससे उनमें स्पीकिंग कौशल का विकास होगा। ठीक है, इससे उनका स्पीकिंग स्किल जो है वो इन्हेंस होगा। अगर उनको आप धैर्यतापूर्वक सुनेंगे तो भी इससे बच्चे के मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि टीचर हमें धैर्यतापूर्वक से सुन रहे हैं, तो इससे भी उसके बोलने में विकास होगा। ठीक है, स्पीकिंग स्किल में विकास होगा क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसको एक्सेप्टेड फील होगा, वो अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा। डी कह रहा है गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज, मतलब उनको आप अपॉर्चुनिटी देंगे, मौका देंगे, तो इससे भी क्या होगा, अगर आप उनको ऐसा मौका दे रहे हैं कि वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, अपने विचारों को व्यक्त करें, तो इससे भी उनके स्पीकिंग स्किल का विकास होगा। ठीक है, ये आपके तीनों पॉजिटिव हैं। निगेटिव बस आपका एक ही है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, ये आपका निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एक होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। कैसा? ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिनके आंसर देने में बच्चों की कोई रीजनिंग क्षमता का यूज़ नहीं होता है, कोई तार्किक क्षमता का यूज़ नहीं होता है, और इनके आंसर पहले से गढ़े गढ़ाए होते हैं। ठीक है, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंट्री, अपने देश का नाम बताओ, तो बच्चा तुरंत बता देगा इंडिया। ठीक है, तो ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। लेकिन आपने पूछ लिया कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में तुम क्या जानते हो, तो आपका ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। अब इंडिया के बारे में बच्चा जो कुछ जानता होगा वो सब कुछ बताएगा और कुछ भी बता सकता है, सबके आंसर में डिफरेंट होगा। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होगा, वो तुरंत एक लाइन में जवाब दे करके ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इसलिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होगा वो आपका लिस्ट इंपॉर्टेंट होगा स्पीकिंग स्किल को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब जल्दी से ख़त्म हो जाएगा तो बच्चा क्या ही बोलेगा। लेकिन डिस्कशन आपका होगा वो लंबे समय तक चलेगा। अगर आप बच्चे की बात को धैर्यतापूर्वक सुनेंगे तो भी बच्चा लंबे समय तक बोलेगा, क्योंकि उसको एक्सेप्टेड फील होगा कि टीचर हमको धैर्यतापूर्वक सुन रहे हैं। और जब आप उनको मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे उनको बोलने के लिए, अपने बातों को, अपने विचारों को अफेक्ट करने के लिए, तो इससे भी उनको एक्सेप्टेड फील होगा और वो देर तक बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यही आपका सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका देखिए क्या पूछ रहा है, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर, मतलब जो आपकी एक्टिव वोकैबुलरी होती है वो कैसे वर्ड्स को कंसिस्ट करती है, उसके अंतर्गत कैसे शब्द आते हैं। ये कह रहा है यूज्ड फ्रिक्वेंटली, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग फ्रिक्वेंटली होता है। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अक्सर। ठीक है, जिनका प्रयोग अक्सर होता है। बी कह रहा है फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल, ऐसे शब्द जो फोनोलॉजिकल और लेक्सिकल होते हैं। सी कह रहा है यूज्ड ऑकेजनली, मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग ऑकेजनली होता है, मतलब कभी कभी होता है। डी कह रहा है डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, ऐसे शब्द जिनको प्रोनाउंस करना, जिनका उच्चारण करना डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका एक होता है एक्टिव वोकैबुलरी, एक होता है आपका पैसिव वोकैबुलरी। ठीक है, एक्टिव वोकैबुलरी में आपके ऐसे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं, अक्सर करते हैं।
ठीक है। आप अपने डेली की भाषा में देखिए कुछ शब्द ऐसे होंगे कि जिनका प्रयोग आप हमेशा करते होंगे। जैसे अभी मैंने एक शब्द का यूज किया है डेली, ठीक है, डेली शब्द का मैंने अभी यूज किया है, तो ये डेली आपका एक्टिव वोकैबुलरी में आता है क्योंकि इसका यूज हम फ्रिक्वेंटली करते हैं। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी में हमारा बेसिकली क्या होता है कि उसको हम पढ़ते और लिखते टाइम यूज़ करते हैं, बस किताबों में पढ़ लेते हैं या अपने एस्से वगैरह लिखते टाइम उसका यूज कर लेते हैं, लेकिन हम बोल चाल की भाषा में आमतौर पर फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स व्हिच आर, उसमें फ्रेंड्स आपके ऐसे शब्द आते हैं कि जिनको हम अक्सर यूज करते हैं, जो शब्द फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो आपका ए विकल्प से हो जाएगा। अब देखिए फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल। अब देखिए लेक्सिकल को लेकर के डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है कि लेक्सिकल आपका और लेक्सिकल वर्ड को और किस नाम से जानते हैं, तो लेक्सिकल वर्ड को फ्रेंड्स कंटेंट वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपके कंटेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका कैट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये सब आपके लेक्सिकल वर्ड हैं। ठीक है, यूज्ड ऑकेजनली, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं। यहाँ से आपको लेक्सिकल से ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर इसको कंटेंट वर्ड से भी जानते हैं। ठीक है, और आपकी जो एक्टिव वोकैबुलरी होती है उसमें यूज्ड फ्रिक्वेंटली वर्ड आते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पैसिव पूछ लेगा तो उसके अंतर्गत ऐसे शब्द आएंगे जिनका यूज हम फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं, वो ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज हम केवल पढ़ने और लिखने में करते हैं, लेकिन बोल चाल में आमतौर पर नहीं करते हैं। ठीक है, आइए अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब किस एक्ट के अंतर्गत जो इंग्लिश है उसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। ए कह रहा है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343, बी कह रहा है थ्री लैंग्वेज फार्मूला, सी कह रहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, डी कह रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंग्लिश है इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा मिला था वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंतर्गत मिला था, जिसके लिए आपका संविधान में आर्टिकल का प्रावधान किया गया है 343 का। ठीक है, तो आपका डी विकल्प सही है। और अगर आपसे भाग पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस भाग में है, तो आपके भाग 17 में है। और आप देखेंगे आर्टिकल 343 से लेकर के 351, ठीक है, 343 से 351 तक आपके लैंग्वेज के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343 के अंतर्गत इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, और जो कि इस संविधान के भाग 17 के अंतर्गत निहित है। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला से फ्रेंड्स इसके अंतर्गत 3 लैंग्वेज आते हैं आपके, इसका भी हम चर्चा करेंगे जब 3 लैंग्वेज फार्मूला पढ़ेंगे। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए भी हम फ्रेंड्स अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बेसिकली फ्रेंड्स आपका ये NCF 2005 हमको पढ़ना है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी दिन। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको यहाँ डी जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैथड। मतलब बैनिश कर देना, बैनिशिंग मदर टंग मतलब बच्चों के मातृभाषा को बैनिश कर देना, उनका प्रयोग करना बंद कर देना या उनको क्लास से बाहर कर देना, किस मेथड का फीचर है, किस मेथड की ये विशेषता है। ठीक है, ए कह रहा है बाईलैंग्वेज, बी कह रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सी कह रहा है नेचुरल मेथड, डी कह रहा है डायरेक्ट मेथड। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम, आपका जो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपका डायरेक्ट मेथड क्या करता है, मदर टंग जो है बच्चे की, इसके यूज को रोक देता है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स केवल जो है टारगेट लैंग्वेज में क्लास चलती है। किसमें क्लास चलती है, टारगेट लैंग्वेज का केवल यूज होता है। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज का मतलब फ्रेंड्स आपका बेसिकली इंग्लिश हो जाता है इंग्लिश के क्लासरूम में, तो आपका इसमें केवल इंग्लिश में क्लासेस चलाई जाती हैं। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड किस पर फोकस करता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस करता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के द्वारा बच्चों के स्पीकिंग और लिसनिंग कौशल का विकास किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बाईलैंग्वेज मेथड आपसे क्या पूछता है, तो बाईलैंग्वेज मेथड में बेसिकली फ्रेंड्स पूछ लेता है कि ये किसने डेवलप किया था, तो बाईलैंग्वेज मेथड को CJ डॉटसन ने डेवलप किया था। ठीक है, CJ डॉटसन, आप इनका नाम याद रखेंगे, बाईलैंग्वेज मेथड के डेवलपर हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी किए हैं, खोज किए हैं या इसको दिए हैं, तो आपके CJ डॉटसन है। ठीक है, बाईलैंग्वेज मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स कि मदर लैंग्वेज के साथ साथ टारगेट लैंग्वेज का भी यूज होता है।
मदर टंग मतलब जो बच्चे की मातृभाषा होती है, टारगेट लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश, ठीक है। इन दोनों के प्रयोग से बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका क्या होता है, ये आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाने का ये सबसे पुराना मेथड माना जाता है। इसको ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जान लिया जाता है। इसमें विशेष रूप से केवल ट्रांसलेशन पर जोर दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का लिमिटेशन क्या है, ये किसको लिमिट लगा देता है, किसको नकार देता है। तो फ्रेंड्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये फ्रेंड्स स्पीकिंग और लिसनिंग को नकारता है। इसमें केवल ट्रांसलेशन पर जोर दिया जाता है, इसलिए स्पीकिंग और लिसनिंग का जो है कौशल का विकास बच्चों में नहीं हो पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स जितने भी हमारे मेथड हैं, ठीक है, जितने भी हमारे टीचिंग मेथड्स हैं, इनको लेकर के हम एक अलग वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में वहाँ समझेंगे। यहाँ बस आप इस क्वेश्चन का आंसर समझिए कि बेनिस कौन सा आपका मेथड करता है मदर टंग को, तो है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड में आपका क्या होता है, इसमें नेचुरली सिखाया जाता है, इसमें भी आपका यूज होता है, बच्चे के मदर टंग का भी यूज होता है, लेकिन आपका जो यहाँ पर बैनिश कर देता है मदर टंग को है फ्रेंड्स आपका डायरेक्ट मेथड। इसमें बच्चे की मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है, इसमें केवल क्लासेज इंग्लिश में चलती हैं, ठीक है। और केवल क्लासेज इंग्लिश में चलने की वजह से आपका जो बच्चे का स्पीकिंग और लिसनिंग कौशल होता है उसका विकास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही है। आइए चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज कंसोनेंट साउंड्स, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कितने कंसोनेंट साउंड हैं। तो फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में 24 कंसोनेंट साउंड हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन आपको चाहे छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न हो, उससे मिलना एक नंबर है, ठीक है। तो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है कि कम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है। हमको सारे क्वेश्चंस एक ही नंबर देने वाले हैं, ठीक है। तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है 24 कंसोनेंट साउंड, ठीक है। या आपके बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है, तो ये इसको आपको ध्यान में देना है। छोटा सा है लेकिन फ्रेंड से कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो 24 साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के कंसोनेंट में, ठीक है। आइए चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। छठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एज ए लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर, मतलब एक भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा ग्रामर को पढ़ाते समय या ग्रामर को पढ़ाने के लिए। ए कह रहा है अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स, मतलब ग्रामर रूल्स को नकार देना, उनको अवॉइड कर देना। बी कह रहा है यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच का यूज करना। सी कह रहा है यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज करना। डी कह रहा है मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, मतलब जो है ग्रामर रूल्स हैं उनको बच्चों को रटवा देना। तो देखिए फ्रेंड्स ए विकल्प देखिए अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स। अब सबसे पहले समझिए, अगर आप ग्रामर को पढ़ा रहे हैं और ग्रामर के रूल्स को नकार देंगे तो आप ग्रामर पढ़ा चुके, हो गया ग्रामर का टीचिंग, ठीक है। वहीं आपकी टीचिंग का ग्रामर इसीलिए पढ़ाया ही जाता है कि बच्चे रूल्स सीख पाएँ, ठीक है। तो ग्रामर रूल्स को अवॉइड करना ग्रामर टीचिंग के लिए आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका गलत है। अब देखिए ग्रामर को रूल्स पढ़ाया जाता है, लेकिन रूल्स को कैसे सिखाया जाता है, कंटेक्स्ट में सिखाया जाता है, ठीक है। कंटेक्स्ट में सिखाया जाता है, ग्रामर रूल को संदर्भ में सिखाया जाता है। ये भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन सीटेड पूछा हुआ है कि ग्रामर को कैसे सिखाया जाता है, तो ग्रामर को कंटेक्स्ट में सिखाया जाता है, संदर्भ में सिखाया जाता है, ठीक है। और ग्रामर रूल को अवॉइड नहीं करना है, बल्कि ग्रामर रूल को कंटेक्स्ट के माध्यम से सिखा देना है बच्चों को। बी कह रहा है फंक्शनल अप्रोच का यूज करना, ठीक है फ्रेंड्स, फंक्शनल अप्रोच अच्छा होता है ग्रामर टीचिंग के लिए। सी कह रहा है यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रामर टीचिंग के लिए आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं, जैसे ये स्पीकिंग और लिसनिंग को नकार देता है, ठीक है। इसमें बच्चा केवल ट्रांसलेट करना ही सीख पाता है, वो अपने मदर टंग को टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी स्पीकिंग और लिसनिंग का जो कौशल होता है, स्किल होता है, वो उतना डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट है ये नहीं कह सकते हैं कि ये बुरा है, लेकिन हमसे मोस्ट पूछा है तो जो सबसे अच्छा होगा हमें उसका जवाब देना है, ठीक है, हमें सबसे अच्छा चुनना है। डी कह रहा है मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रामर रूल्स को मेमोराइज नहीं करना होता है, मेमोराइज कर देना, ड्रिल कर देना, उसके बाद से बच्चे को स्कॉल्ड कर देना, डांट फटकार करके ग्रामर रूल्स याद करवा देना, ये सब आपके नकारात्मक है, नेगेटिव है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। नेगेटिव आपके नेगेटिव इंप्रेशन डालते हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर रूल्स को
आपको मेमोराइज नहीं करवाना होता है, बल्कि ग्रामर रूल्स को किसमें, कंटेक्स्ट में सिखा देना होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है यूजिंग फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच के माध्यम से जो है वो ग्रामर को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप एक लैंग्वेज टीचर के रूप में सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे ग्रामर पढ़ाने को लिए, ग्रामर पढ़ाने के लिए आप महत्व देंगे यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच के प्रयोग को महत्व देंगे, ठीक है। आइए 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या है, 7वां प्रश्न देखिए कह रहा है, 7वां प्रश्न कह रहा है लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड एज ए एन रीडिंग। मतलब जो लिटरेचर होता है, जो साइंस होता है, वो बच्चों के लिए किस रूप में कंसीडर किया जाता है, किस रूप में समझा जाता है। ये कह रहा है हिंड्रेंस मटेरियल फॉर रीडिंग, मतलब इस रूप में कंसीडर किया जाता है कि ये बच्चों के पढ़ने में बाधा डालता है। तो आप स्वयं से सोचिए कि अगर लिटरेचर साहित्य बच्चों के पढ़ने में बाधा डालता, हिंड्रेंस होता है रीडिंग में, तो इसको किताबों में क्यों शामिल किया जाता, हम लिटरेचर को स्थान क्यों देते। इसका मतलब ए विकल्प आपका गलत है, ठीक है। आपको फ्रेंड्स देखिए हर चीज़ सिखाया नहीं जाएगा, आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से देना होता है, खुद से सोचना होता है, ठीक है। अब आपका लिटरेचर ऑलरेडी बुक्स में गिवन है, ठीक है, साहित्य की आपकी किताबें चल रही हैं। अगर साहित्य की किताबें चल रही हैं और ये किताबें बाधा होती, लिटरेचर बाधा होता, तो इन किताबों को क्यों चलाया जाता, ठीक है। बेसिक सा लॉजिक है, तो हिंड्रेंस मटेरियल नहीं होती हैं। बी कह रहा है इंस्पिरेशनल सोर्स ऑफ रीडिंग, मतलब प्रेरणादायक सोर्स होते हैं, प्रेरणादायक सोर्स होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना बुरा नहीं है, ठीक है। इंस्पिरेशनल होता है लिटरेचर, ये बुरा नहीं है, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन चाहिए। सी कह रहा है एडिशनल बर्डन ऑन चिल्ड्रन, सॉरी एडिशनल बर्डन ऑन रीडिंग, मतलब आपका जो लिटरेचर होता है वो बच्चों के ऊपर अतिरिक्त भार होता है पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर अतिरिक्त भार होता तो हम बच्चों की किताबों में लिटरेचर को स्थान क्यों देते। हाँ, तो ये आपका एडिशनल बर्डन नहीं होता है, ठीक है। डी कह रहा है अथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग, जो लिटरेचर होता है ये अथेंटिक सोर्स होता है रीडिंग का। अथेंटिक का मतलब होता है कि जो अच्छा हो, ठीक है, जो आपका अच्छा हो, जो एक विशेष भूमिका निभाता हो पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए आपका बी और डी में दो ऑप्शन आपके बचे हुए हैं जिनमें आपको चूज करना है कि सही क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स बच्चे के लिए जो लिटरेचर होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग होता है, ठीक है। अथेंटिक माना जाता है, इंस्पिरेशनल उतना नहीं माना जाता है। इंस्पिरेशनल भी आपका गलत नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए भी प्राइमरी लेवल का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल में बच्चे को लिटरेचर पढ़ा के आप इंस्पायर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अथेंटिक सोर्स होता है, एक आपका क्या कह देते हैं, प्रामाणिक सोर्स मानते हैं, प्रामाणिक सोर्स मानते हैं, ये आपका प्रामाणिक सोर्स होता है प्राइमरी लेवल पर लिटरेचर बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, मतलब इनमें से कौन सा एक लिटरेचर का रूप नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है। इनमें से किसको आप, एक ऐसा होगा कि जो बच्चों के लिए लिटरेचर के रूप में नहीं देखा जाता है। पहला कह रहा है मिथ एंड लीजेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये मिथ और लीजेंड्स क्या होता है, ये आपका एक तरह से कहानियाँ होती हैं, जैसे परियों की कहानियाँ, देवताओं की कहानियाँ, इस तरह की आपकी कहानियाँ होती हैं जो लिटरेचर का फॉर्म होती हैं। ये आपका सही है, ठीक है, लेकिन हमसे नॉट पूछा है कौन सा नहीं है, तो हमको देखना है। बी कह रहा है टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो हिस्ट्री के आपके हीरोज हैं उनकी कहानियाँ। टेल्स बेसिकली फ्रेंड्स थोड़ी लंबी कहानियाँ होती हैं, ठीक है, ये भी आपकी स्टोरी का ही फॉर्म होता है, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो ऐसी कहानियाँ जो कि हिस्ट्री के आपके हीरोज हैं, तो ये भी आपका फ्रेंड्स लिटरेचर का पार्ट होती हैं, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश की किताबों में देखेंगे, कहीं अकबर की कहानी देखेंगे, कहीं महाराणा प्रताप की कहानी देखेंगे, कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी देखेंगे, तो जो हीरोज हैं हमारे हिस्ट्री के, उनकी जो टेल्स होती हैं इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लिटरेचर, ये होती हैं हमारे लिटरेचर का पार्ट, ठीक है। पिक्चर बुक्स, पिक्चर बुक्स फ्रेंड्स बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। पिक्चर बुक्स में क्या होता है, कहानियाँ दी होती हैं पिक्चरों के साथ में, ठीक है। जैसे अगर कोई बंदर के बारे में कहानी दी गई हुई है तो उससे संबंधित एक चित्र भी वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, जिसको पढ़ने के बाद से बच्चा चित्र को देखता है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालते हैं ये पिक्चर्स। तो भी आपके पिक्चर बुक्स जो हैं ये भी आपके बच्चों के लिए लिटरेचर का ही फॉर्म होते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला आपका कह रहा है थिसारस। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो थिसारस होता है ये लिटरेचर का फॉर्म नहीं होता है, ना ही ये बच्चे के लिए लिटरेचर का फॉर्म होता है, ना ही ये बड़े के लिए लिटरेचर का फॉर्म होता है। बेसिकली आपका थिसारस क्या होता है, आपका वर्ड बुक होता है, ठीक है।
ये आपका वर्ड बुक होता है, शब्द भंडार होता है। इसमें क्या होता है, सिमिलर शब्दों को रखा जाता है। जैसे आपका एक शब्द रख दिया गया, उस शब्द से संबंधित जितने और शब्द होंगे जिनके समान अर्थ होता है उन शब्दों को रखा जाता है, ठीक है। तो आपका एक सिमिलर वर्ड बुक होता है। इसमें एक ही तरह के आपके कह सकते हैं पर्यायवाची शब्दों का आप कह सकते हैं कि ये वो होता है, किताब होता है। इसमें पर्यायवाची शब्द रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो शब्द है ये हमारे लिटरेचर से नहीं बिलोंग करता है, ठीक है। ये लिटरेचर का फॉर्म नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने 9वें विकल्प की ओर, सॉरी 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्रीज, मतलब पोएट्री टीचिंग का, पोएट्री पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन कम से कम अब तक सीटेट 18 बार होने जा रहा है, कम से कम ये क्वेश्चन आपका 200 बार आ चुका होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ईजी सा है और यहाँ से क्वेश्चन आपका अक्सर आते रहता है। तो मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्रीज डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, मतलब इसलिए पोएट्री पढ़ाया जाता है कि जिससे बच्चों में ग्रामर, व्याकरण का विकास कर दिया जाए। बी कह रहा है मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स, इसलिए पोएट्री पढ़ाई जाती है जिससे बच्चे पोएट बन जाएं, कवि बन जाए। सी कह रहा है वोकैबुलरी डेवलपमेंट, इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे बच्चों में शब्द भंडार विकसित हो जाए। डी कह रहा है एंजॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन, इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे बच्चे एंजॉय करें, आनंद लें और उस पोएट्री का जो क्लास चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें, भागीदारी लें। तो देखिए फ्रेंड्स पहले विकल्प से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, तो देखिए फ्रेंड्स ग्रामर और पोएट्री का कोई विशेष संबंध नहीं होता है, ठीक है। पोएट्री में आप पढ़ेंगे, कविताओं को देखेंगे, कहीं डोंट के जगह पे डजंट का प्रयोग होगा, डजंट के जगह पर डोंट का प्रयोग होगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर ग्रामर का कोई बेसिक रूल नहीं चलता है, पोएट्री के लिए ग्रामर इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। तो फिर जब पोएट्री के लिए ग्रामर इम्पॉर्टेंट होता ही नहीं है तो फिर आप पोएट्री के माध्यम से ग्रामर का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका गलत है। बी कह रहा है मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स, पोएट्री का मेन आपका एम है कि बच्चों को पोएट बना दे। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चों का जो इंटरेस्ट होगा वो बच्चे बनेंगे, प्राइमरी लेवल पर आप उनको कवि नहीं बनाने लगेंगे, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिए कि आप प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को आप पोएट्री पढ़ाकर कवि नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत है। पोएट्री सी कह रहा है वोकैबुलरी डेवलपमेंट, इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे वोकैब डेवलप हो पाए। तो फ्रेंड्स अच्छी बात है, पोएट्री के माध्यम से वोकैब डेवलप होता है, शब्द भंडार डेवलप होते हैं, लेकिन हमसे पूछा है मेजर एम, मेजर एम पूछा है, मुख्य उद्देश्य पूछा है, ठीक है। तो हमारा सबसे सही जो होगा उसको चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे सही होगा वो होगा डी फ्रेंड्स, एंजॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन। पोएट्री टीचिंग का जो मेजर एम होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो इसलिए होता है कि बच्चे जो कविता है उसका आनंद ले पाएं और इस कविता के शिक्षण में पार्टिसिपेट कर पाएं, भागीदारी ले पाएं, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि पोएट्री का जो शिक्षण होता है एंजॉयमेंट और पार्टिसिपेशन के लिए होता है। आपसे यहीं से प्रश्न भी बनता है, तो इस लाइन को आपको याद में रखना है, ठीक है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट होता है लेकिन ये मेजर एम नहीं है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि पोएट्री के माध्यम से वोकैब नहीं डेवलप होता है 100% होता है, लेकिन मेजर एम वोकैब डेवलपमेंट नहीं है। मेजर एम क्या है, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। आपका पार्टिसिपेशन की जगह पे एप्रिसिएशन भी वर्ड दे सकता है। तो एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन और एंजॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन दोनों आंसर होता है, ठीक है। आइए चलते हैं हम अपने 10वें प्रश्न पर। हमारा 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, बिक्स स्टैंड्स फॉर, मतलब बिक्स जो है आपका किसके लिए स्टैंड करता है। ए कह रहा है बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, बी कह रहा है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, सी कह रहा है बाइलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस, डी कह रहा है बाइलिंगुअल इंडिपेंडेंट कोर्स एंड सिलेबस। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका बिक्स होता है इसको पहले समझिए कि ये होता क्या है। इसके बारे में जब आप समझ जाएंगे तो इस प्रश्न के आंसर को भी देने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। देखिए बिक्स जो होता है ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि जिससे जो बच्चों की बात करने की क्षमता है, जो उनका कन्वर्सेशन है उसमें फ्लुएंसी लाया जा सके, बच्चे की बोलने में फ्लुएंसी आए, ठीक है। इसलिए बिक्स को बनाया गया है। तो बिक्स हमारा संबंधित है फ्लुएंसी से, कम्युनिकेशन से, ठीक है, बातचीत से, संप्रेषण से। हमारा जो बिक्स है वो संप्रेषण से संबंधित है, ठीक। तो आपका देखिए कह रहा है बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। तो देखिए फ्रेंड्स आपका एक स्ट्रेटजी से संबंधित है,
लेकिन इसका जो स्टैंड्स फॉर ये इसके लिए स्टैंड नहीं करता है कि बेसिक इंटरलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये आपका देखिए बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, आपका जो बिक्स है फ्रेंड्स वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल के लिए स्टैंड करता है। अब समझिए कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, देखिए इन शब्दों में ही इसका पूरा डिटेल छिपा हुआ है। देखिए बेसिक, सामान्य, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का फ्रेंड्स मतलब होता है कि एक के अलावा, मतलब हम दूसरों से जब कुछ बातचीत करते हैं या दूसरों के बारे में सोचते हैं खुद को छोड़ करके, तो उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। जैसे एक होता है आपका इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। आपको देखिए हो सकता है इस बार भी प्रश्न पूछा जाए और इंटरपर्सनल की जगह एक विकल्प में इंट्रापर्सनल लिख दिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इंटरपर्सनल देखना है। इंटरपर्सनल क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो कम्युनिकेशन होता है वो खुद से नहीं होता है, कम्युनिकेशन के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये इंटरपर्सनल होता है। इसमें दो लोग बात करते हैं या दो से अधिक लोग बात करते हैं। और जो इंट्रापर्सनल होता है वो स्वयं के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड। जब हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो वहाँ पर हम इन शब्दों को और अच्छे से समझ पाएंगे कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल होता क्या है। इंटरपर्सनल से संबंधित होता है कि एक से अधिक, जैसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किसमें पाया जाता है, जो व्यक्ति दूसरे के विचारों को समझ पाता है, ठीक है। जैसे आपका टीचर हो गया, उसके बाद से डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इन सब में इंट्रापर्सनल होते हैं क्योंकि इनको कम्युनिकेशन इनके लिए बेसिक होता है। लेकिन इंटरपर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल फ्रेंड्स फिलोसफर, राइटर, इन सब में होता है। मतलब वो स्वयं से बातें करते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, उनको बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होता है। तो आपका कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरपर्सनल विकल्प में दे देगा, आपसे गलती हो सकती है। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इसको विशेष रूप से समझ लेना है। तो आपका जो बिक्स है ये बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल होता है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, बच्चों का जो कम्युनिकेशन है उसमें फ्लुएंसी का विकास किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बाइलैंग्वेज इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है। बाइलैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोर्स एंड सिलेबस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको भ्रमित करने के लिए दो विकल्प बनाया गया है, लेकिन ए और बी इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और सी विकल्प सीटेट क्या बना सकता है, इंटर की जगह पर इंट्रा कर देगा, ठीक है। एग्जामिनर अगर बुद्धि लगाएगा तो इंटर की जगह इंट्रा कर देगा, बच्चे गलत कर देंगे। तो आपको इसको समझ के जाना है कि हमें इंटर ही ध्यान रखना है, ठीक है। इंट्रा नहीं होता है, कम्युनिकेशन में इंट्रा नहीं होता है, ठीक। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्लास यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करिए और अपने अन्य फ्रेंडों के साथ शेयर करिए जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। हमारा इस समय टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, हम लोगों ने 25 टॉपिक को कवर कर लिया है। और आज भी आपके एनिमल पे टॉपिक का क्लास होने वाला था, लेकिन आपका नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ था, ना ही मैं उतना एनर्जेटिक था उस क्लास को कराने के लिए। तो इसलिए आज हम इंग्लिश के क्लास को ले लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में। हम कल करेंगे एनिमल के टॉपिक पे अपना कंप्लीट क्लास, ठीक है। क्लास लंबा हो सकता है, 2-3 घंटे का हो सकता है, लेकिन उसको कर लेना है फ्रेंड। और उस क्लास को करने के बाद से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं आपको इसी चैनल पे मिलूंगा, आप पेपर दे करके आएंगे तो कमेंट करके बताइएगा अगर आपका प्रश्न छूटता है तो, ठीक है। उन क्लास से बाहर, उन नोट से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है सीटेट मंत्रा का, वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपका जो डेली क्लासेज होती हैं उन क्लासेज के आपके जो PDF हैं वो आंसर के सहित वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं, तो उनको भी आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। और फ्रेंड्स आपका जो भी इस समय क्लासेज चल रही हैं, लॉन्ग टर्म वाली क्लासेज चल रही हैं जो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, उन क्लासेज का आपको नोट्स भी फ्री में मिल रहा है, तो उन नोट्स को भी ले लेना है और उन नोट्स के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एनिमल वाले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।